हेलो एवरीवन। आज हम जर्नल को आगे लेके जाएंगे और जर्नल में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। इसमें डिफरेंट प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सब आपको देखनी है और उनको एक एक करके आपने फिर सॉल्व करना है। अब पहला जो हमारा आज मसला है, हम एक एंट्री लेते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज में। एक एंट्री हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री वो एंट्री को कहा जाता है, सिंपल एंट्री ऐसी एंट्री को कहा जाता है जिसमें खाली दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक उसमें डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। मान लीजिए अगर मैं यहां ऐसे करता हूं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, फॉर एग्जांपल टू लैंड अकाउंट, और मैं यहां लिख देता हूं ऐसे बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर एग्जांपल। क्योंकि इसमें दो ही अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जब हमारे यहाँ खाली दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कहेंगे कौन सी एंट्री? सिंपल एंट्री। तो सिंपल एंट्री वो एंट्री होगी जिसमें हमारे यहाँ खाली दो ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एंट्री है उसको हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। ये कंपाउंड एंट्री ऐसी होगी कि इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे या तो डेबिट में दो या दो से ज्यादा होंगे या क्रेडिट में दो या दो से ज्यादा होंगे। मतलब उसमें दो ही नहीं होंगे, ये ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर यहां तक देखा जाए तो ये खाली सिंपल एंट्री बनेगी। लेकिन अगर इसमें और एक बढ़ जाए, चाहे वो डेबिट में बन जाए चाहे क्रेडिट में बन जाए, सपोज यहाँ बनते हैं तो आमिर्स अकाउंट लिख देता हूं मैं यहाँ, तो ये एंट्री अब सिंपल एंट्री नहीं रहती, कंपाउंड एंट्री बनती है। तो कंपाउंड एंट्री में हमारे यहाँ होगा क्या, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे क्रेडिट या डेबिट में वो दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस को समझेंगे जो ट्रांजैक्शंस हमारी बैंक रिलेटेड होती है, उसका भी आपने जर्नल करना है। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस मैं आपको बताऊंगा। पहली ट्रांजैक्शन जो बैंक में हमारे यहाँ होगी वो किसके रिलेटेड होगी? वो सबसे पहले होगी डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। मतलब जब भी ऐसा लिखा होगा, चाहे हमने चेक डिपॉजिट की चाहे हमने कैश डिपॉजिट किया, जो भी किया, तो पैसा उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक हमारा बैंक होगा और दूसरा हमारा कैश होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये दरअसल किसके लिए ट्रांजैक्शन वहां अवेलेबल है? ये दरअसल इसमें लिखा जा सकता है डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक। अगर हमने चेक को बैंक में डाला, या अगर खाली इतना लिखा होगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या अगर लिखा होगा कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अगर ये कोई भी आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये बताया गया है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने कैश बैंक में डाला, डिपॉजिटेड इनटू बैंक या लिखा है खाली बैंक में डाला, तो ऑब्वियसली बैंक में क्या डालेंगे? पैसा डालेंगे। या कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, आपने कैश किया जमा इसलिए ताकि आप अकाउंट खोल सके। इन तीनों सूरतों में क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारे हाथ में है कैश, या अगर चेक है तो चेक के भी यहाँ कैश कंसिडर करोगे, और वो जो कैश है वो किस में जा रहा है? वो बैंक में जा रहा है। अब अगर इन दोनों को, तो ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक कैश होगा दूसरा बैंक होगा। चाहे यहां देखा जाए डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। जो कैश हमारे लिए है, ये समझना है आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये हमारे लिए रियल अकाउंट होगा, प्रॉपर्टी है। और बैंक जो है, याद रखिएगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि ये नाम है J&K बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी है। तो कैश जो है हमारे लिए वो बनेगा रियल अकाउंट। अब जब रियल अकाउंट है, रूल क्या लगेगा? देखना कैश आ रहा है कि जा रहा है। रूल उसका लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो कैश जो है वो एक्चुअली हमारे यहाँ से जा रहा है, तो वो गोज आउट वाला केस है। और यहाँ देखना है बैंक को जब हम कैश दे रहे हैं तो बैंक एक्चुअली क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ जो चीज लगेगी वो डेबिट वाली होगी, डेबिट द रिसीवर। इसलिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ बैंक रिसीव कर रहा है और हम दे रहे हैं, तो दो तरह के अकाउंट्स इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अगर देखा जाए तो वहाँ गोज आउट, और यहाँ जो है यहाँ रिसीवर है हमारे लिए बैंक। तो बैंक अगर हमारे पैसे का रिसीवर है, रूल लगाइए, इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट फिर इस लिहाज से क्रेडिट होना चाहिए और बैंक डेबिट द रिसीवर, तो इस हिसाब से डेबिट। इसलिए इन सारी एंट्रीज की जो एंट्री की जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बीइंग, कोई भी रीजन लिख सकते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यूजुअली ये जो जर्नल हमारा है बैंक के साथ हमारी डील होती है, और हम क्या नाम है वहां कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इस किसी भी नाम से आ सकता है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। इन तीनों सूरतों में पैसा बैंक में जाएगा और आपकी कैश से कम हो रहा है। अच्छा, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम पेमेंट चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को पैसे देने तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ चेक। हम कर सकते हैं वहां पे चेक के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक दे रहे हैं, जैसे पेड आमिर बाय चेक, जैसे ₹30,000 आपने आमिर को चेक के थ्रू 30,000 दिए। अब यहाँ समझना है आपको, आप उसको यहाँ कैश नहीं दे रहे हैं। यहाँ दो चीजें, अगर चेक आप देंगे वो जाके कहां से निकालेगा, वो अल्टीमेटली बैंक से निकालेगा पैसा। तो मतलब दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नंबर वन आमिर, और दूसरा जो है वो आपके लिए क्या नाम है, बैंक इन्वॉल्व है। तो इसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले आमिर होगा, और चेक का जो नाता है ये समझना है आपको, ये बैंक से, क्योंकि जब आप उसको चेक दोगे वो बैंक पे जाएगा, उसको बैंक देगा पैसे। अब फिर से देखो, आमिर हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, ये नाम है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। बैंक भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। इसमें कैश आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि कैश का कोई सवाल ही नहीं है। अब आमिर को चेक दे रहे हैं, वो बैंक पे जाएगा, बैंक पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बैंक में आगे जाके आपको पता चलेगा बैंक ने उसको पैसा नहीं दिया, उन्होंने कहा आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं, तो इसको कैश कंसिडर नहीं कर सकते। बैंक ने कहा सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, वो तब भी पैसा नहीं दे सकते। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, इसलिए क्या करेंगे, जो आमिर है उसको ट्रीट करेंगे पर्सनल अकाउंट, और जो चेक है हमारा वो, क्योंकि मैंने कहा अभी कैश कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो वहां पे सबसे पहले जो है वो बैंक वहां पर्सनल अकाउंट बनेगा। तो इसलिए रूल क्या है, आमिर क्या कर रहा है, हम उसको दे रहे हैं, तो आमिर इज द रिसीवर। और जो बैंक हमारा है, बैंक यहाँ पे किसके थ्रू दे रहे हैं हम उसको, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, सो बैंक इज गिवर। तो फिर वहां पे जो आमिर का होगा रूल, डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट होगा, और जो यहाँ होगा इसमें दैट विल बी क्रेडिट द गिवर, तो बैंक उसको दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो एंट्री होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए, आमिर को डेबिट करेंगे, आमिर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट है फॉर एग्जांपल 30,000, बीइंग आमिर पेड, आमिर को हमने पैसे दिए, लेकिन कैसे दिए, बाय चेक। हमने आमिर को पैसे दिए लेकिन चेक के थ्रू दिए। सो दिस हैज टू बी, ये सेकंड हो सकता है हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में। इसी तरह से हमारी और एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, और वो क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसा निकाला, किस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए हम लोगों ने पैसा निकाला बैंक से। अब जब हम ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे पैसा, मान लीजिए क्या हो रहा है, देखो बैंक अकाउंट आपका है, आपने उसमें पैसे रखे हुए हैं, अब आपको किसी काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, यहाँ लिखा गया है, इसको समझना है आपने, ये ऑफिस यूज है। मतलब क्या ऑफिस यूज, मतलब आपको ये पैसा, आप बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन है, तो आपने वहां पैसा जमा रखा है, अब वहां से निकाल रहे हैं, आपको बिजनेस पर्पस के लिए पैसा लग रहा है, पर्सनल इशू के लिए नहीं। तो अब होगा क्या वहां पे, देखो सीधी बात है, एक बैंक अकाउंट होगा, एंड इसमें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, दैट यू आर विड्रॉइंग एक्चुअली मनी नॉट फॉर योर पर्सनल पर्पसेस, बट रादर इट इज फॉर द बिजनेस पर्पस, ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब होगा क्या, बैंक से निकलेगा, और निकाल क्या रहे हैं, विड्रॉल क्या कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं ना। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो बैंक और दूसरा कैश। कैश आपके पास आएगा, कैश इज अ प्रॉपर्टी, और बैंक जो आपके पास है, बैंक आपके लिए वही पर्सनल अकाउंट है।
प्रॉपर्टी जो है दैट्स अ रियल अकाउंट। और यहां बैंक आप क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक आपको दे रहा है, बैंक इज अ गिवर। और यहां क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है आपके बिजनेस में, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक से तो पैसा आएगा, तो इट कम्स इन। रूल याद कीजिए, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए ये डेबिट होगा। यहाँ पे जो बैंक हमारा है वो कहता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है, गिवर की रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या होनी चाहिए फिर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और यहां हम जो भी अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज थे, इस तरह से, तो हम यहां लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, सॉरी, फॉर ऑफिस यूज। आपने पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए। बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा, पैसा आ रहा है और कहां से निकल रहा है, बैंक से। इसी तरह से और एक एंट्री हो सकती है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट चार्ज किया, वहां लिखा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं, ओवरड्राफ्ट दरअसल एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो हमारे यहाँ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। मतलब अगर आपका करंट अकाउंट है और आपके पास उसमें पैसे नहीं है जितनी आपको बैंक ने लिमिट दी है, सपोज करंट अकाउंट किनको मिलता है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन को दिया जाता है और उसके थ्रू उनको सरकार, ये बैंक जो है वो लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा करंट अकाउंट है, मुझे इस पे बिजनेस लोन मिला है 2 लाख रुपए। अब मैं कभी चाहता हूं कि मैं 2 लाख से ज्यादा कर सकूं, मतलब जितनी मेरी लिमिट है उससे ज्यादा। तो अगर मुझे वहां उस लिमिट से ज्यादा दिया जाता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। मतलब जितना आपके अकाउंट में नहीं है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा क्या है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। एक होता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा होता है बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। दो सूरतें हैं ना, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, अगर आपने लोन लिया तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ चार्ज करना है, मतलब आपको पे करना है इंटरेस्ट। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है यहाँ पे यही इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट पेड वाला मसला हो जाएगा आपके लिए, और यहां बैंक, ठीक है। तो आपको देखना है इसको ध्यान से कि इसमें क्या होगा। देखिए समझने की बात है, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये आपके लिए एक्सपेंस बनेगा, आप खर्चा दे रहे हो, सीधी बात है। अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो इट्स नॉमिनल अकाउंट। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, रूल याद कीजिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बिकॉज एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होंगे। बैंक फिर से पर्सनल अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है, याद रखिएगा, जिसपे आपके पैसे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो कैसे काटेगा इंटरेस्ट, आपके वहीं से कटेगा, आपके अकाउंट से कटेगा, वो कोई घर लेके नहीं लेंगे। जैसे आपको, आपने देखा होगा, बहुत कॉमन होता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें क्या होगा, सेविंग अकाउंट में आपको एटीएम के लिए पैसे देने होते हैं, तो वो अकाउंट से काट लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ इस तरह होगा, आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो यहाँ आपका बैंक क्या बन रहा है, वहां पे पैसा निकाला जा रहा है ना आपके अकाउंट से, तो आप गिवर हो कि रिसीवर हो, यू आर अ गिवर। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां होगा क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए फिर, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिटेड या बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मतलब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, बैंक चार्जेस, या लिख सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड एंड देन टू बैंक अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगा, लेट अस से 5,000 रुपीज, तो हम यहां कह सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट चार्ज किया 5,000 रुपए का। तो इस तरह से ये एंट्री भी हो जाती है। ओके,
अब यहाँ पे और एक एंट्री इसका ऑपोजिट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसमें क्या होता है, इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपका पैसा बैंक में है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला किस्सा है, इंटरेस्ट पेड नहीं, इट्स इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो सीधी बात है ये आपके लिए इनकम बनेगी, पैसा मिल रहा है आपको, ठीक है ना। एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, और दे कौन रहा है आपको, ये बैंक दे रहा है आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। अब ये जो इनकम है, इनकम क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा, हम कहते हैं ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए एक प्रकार का गेन है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आपको गेन हो रहा है। तो अगर आपको गेन हो रहा है तो इसको हम, यानी कि गेन हो रहा है आपको, यहाँ पे इनकम है ना, वही गेन। इनकम में दोनों चीजें कवर होती है, इसमें प्रॉफिट भी कवर होता है और गेन भी। तो नॉमिनल अकाउंट यहाँ कहेगा क्रेडिट, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, क्रेडिट। बैंक आपके लिए फिर से वही पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब बैंक यहाँ क्या कर रहा है, वो आपको दे रहे ले रहा है, वो दे रहा है आपको इंटरेस्ट, यहाँ गिव अप। तो अगर हम अब देखें यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो ये आपके लिए, और आपके बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, सॉरी आपके बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, वहां आ रहा है जा रहा है, वहां आ रहा है। तो आपका बैंक अकाउंट फिर रिसीवर बन रहा है ना। आपका बैंक अकाउंट जो है वो रिसीवर बन रहा है। कैसे रिसीवर बन रहा है, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, और वो किसके पैसे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पैसे एक्चुअली हमारे इंटरेस्ट के, ठीक है ना। तो इसलिए रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसलिए एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और इसमें जो अमाउंट होगा, जो भी कुछ, सपोज 6,000, 6,000 बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखो बहुत सिंपल है ये, आप ध्यान से सुनना। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली एंट्री इस तरह से हो रही है कि हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा हो रहा है, हमें गेन है, तो इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। और कौन दे रहा है, दिस इज एक्चुअली बीइंग पेड बाय द बैंक। तो बैंक अगर देगा हमें, हमारे, ये हमारा बैंक अकाउंट है, अंडरस्टैंड। हमारे बैंक में जब आएगा तो वहां इसलिए जो है वो रिसीवर है, इसलिए वो डेबिट किया जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अब हमारे पास और एक एंट्री है, पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। आप चेक के थ्रू दे दें। देखो चेक एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, आज यूजुअली ये सेफ होता है, आप किसी को चेक दे रहे हैं तो कैश से अच्छा ही होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक तो एक्सपेंसेस है, कोई भी रेंट दे दिया आपने, कुछ भी दे दिया, मान लो रेंट दे दिया, कोई भी एक्सपेंस जो होगा, रेंट पेड है, अगर हम ऐसे लिखते हैं रेंट पेड बाय चेक, हमने रेंट दी किसके थ्रू, चेक के थ्रू। गुड। अब कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो रेंट पेड है, और चेक मतलब ये बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक रिलेटेड है। अब रेंट पेड जो है ये आपके लिए एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो यहां से रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट होगा। और यहां से बैंक जो है ये फिर से पर्सनल अकाउंट है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। तो किसके थ्रू दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं ना रेंट वहां पे, तो एक गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री इस लिहाज से होनी चाहिए फिर, रेंट पेड अकाउंट डेबिटेड टू चेक, मतलब टू, सॉरी बैंक अकाउंट। तो हम लिख सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड बाय चेक 7,000 फॉर एग्जाम्पल।
ओके, अब हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे जिनका बिल्कुल बैंक के साथ ही वास्ता होगा। उसमें मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने अभी आपको कही। सपोज हम यहाँ लिखेंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये देखना, हमने बैंक से पैसा निकाला, लेकिन किस यूज के लिए निकाला? पर्सनल यूज के लिए। मतलब यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर विड्रॉइंग दिस अमाउंट फ्रॉम द बैंक, एंड द होल एंड कोर रीजन देयर इज दैट यू वांट टू विड्रॉ दिस अमाउंट फॉर द पर्सनल रीजन। आपको ये कोई ऑफिस यूज के लिए नहीं, अपने लिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बैंक में पैसा है, मैं निकाल रहा हूँ। किस लिए निकाल रहा हूँ? मुझे घर में कोई चीज लानी है, अपने लिए कुछ खरीदना है, तो ये पर्सनल यूज बनेगा, बिजनेस पर्पज नहीं कि मैंने अपने बिजनेस में स्टॉक लाना है, कुछ करना है, नहीं। तो जब मैं ऐसा करूंगा, मैं कैश विड्रॉ करूंगा किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। आप जानते हो ना, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का हमारे यहाँ मतलब होता है कोई भी चीज जो विड्रॉ की जाए पर्सनल यूज के लिए, चाहे कैश हो, काइंड हो। अब इसमें देखो, वहां से ही पता चल रहा है हम निकाल क्या रहे हैं। यहाँ हम निकाल रहे हैं कैश, लेकिन वो कैश किस पर्पज के लिए है? पर्सनल यूज। देखो, कैश निकाला जा रहा है मगर निकाला जा रहा है पर्सनल यूज। अब अगर कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है तो अभी कैश नहीं रहेगा, ड्रॉइंग्स बनेगा। समझने की जरूरत है, दिस विल बी डायरेक्टली ड्रॉइंग्स। और दूसरा जो अकाउंट हमारे पास है वो हमारे पास बैंक अकाउंट है। मैं आपको यहाँ पे छोटी ट्रिक बताता हूँ। देखो, ये पैसा कहां से निकल रहा है? ये बैंक से निकल रहा है। अब बैंक पे पहले लॉजिक लगाओ, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। आप वहां से निकाल रहे हो तो बैंक इज अ गिवर, रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो क्रेडिट होगा। अगर ये क्रेडिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। लेकिन तो ये ट्रिक आपको पता चली, ये क्रेडिट, अगर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट होगा। इसलिए यहाँ ये समझना है बहुत जरूरी, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ हुआ लेकिन वो ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ड्रॉइंग्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्रॉइंग्स कौन सा काउंट हो सकता है, क्या लगता है? हाँ हाँ सोचो, ड्रॉइंग्स किसकी होती है? ये क्योंकि ऑनर की है तो इसलिए पर्सनल अकाउंट बनेगा। ये पर्सनल अकाउंट है। अब आपको सोचना है ऑनर को क्या हो रहा है। ऑनर जब बैंक से पैसा निकालेगा वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, पे करेगा? वो रिसीव करेगा, ही इज अ रिसीवर। तो उसके लिए रूल क्या है? डेबिट करो। तो एंट्री होगी, अब ध्यान से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब बीइंग कैश withdrawn from bank for personal use। बहुत जरूरी है इस ट्रांजैक्शन को, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ कैश नहीं लिखा, वहां ड्रॉइंग्स लिखा, और फिर यहाँ बैंक लिखा, और जो भी अमाउंट होगा, सपोज 6,000 रुपीज, और ये सब आपको जर्नल के अंदर ही दिखाना है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में अब ला रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए क्या हो रहा है। एक, मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ किसी का भी नाम, मैंने राहिल लिख दिया। राहिल बिकेम बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। राहिल जो है वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, बिजनेस बंद हो गया बेचारे का। अब उसकी एंड वाज एबल टू पे ओनली 60%। उसने खाली आपको 60% ही वो दे पाया ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। आपने उससे 1 लाख रुपए लेना था, आपने उसको उधार दिया था, बिजनेस में दिया था, लेकिन उसका बिजनेस बंद हो गया। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन वहां फिर भी कुछ नहीं आ पाया, खाली 60% ही आ पाया। मतलब यहां ये है, आपको उससे लेना था 1 लाख, ध्यान से देखना, आपको मिल रहा है खाली 60%, जिसका मतलब है कि आपको 60,000 रुपए मिल रहे हैं। और आपका कितना चला गया? जो पैसा मनी लॉस्ट, कितना आपका जो मनी लॉस्ट हो गया वहां पे, वो आपको 40% हो गया फिर। तो मतलब आपके 40,000 रुपए गए। अब इसमें क्या मसला है, देखो आप ध्यान से समझो। ये जो 40,000 रुपए आपके चले गए ना, इसको हम नाम देंगे बैड डेट। ठीक है? तो बैड डेट क्या है? जो पैसा हमारा खा जाते हैं, बहुत सिंपल। मतलब जो पैसा खत्म हो गया, जो वापस मिलने वाला नहीं है, तो वो हमारा बैड डेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो हमारा डेटर होगा वो कल हमारे पैसे पे नहीं कर रहा, सो दैट्स अ बैड डेट। ठीक?
तो बैड डेट यहाँ पे हो गया और कितने थाउजेंड का हुआ 40,000। अब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी, देखो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तीन है। एक इसमें कैश है, कैश आपको 60,000 का मिल रहा है। दूसरा आपका बैड डेट है यानी कि लॉस है, दैट इज अबाउट 40,000। और इसमें राहिल का भी अकाउंट सेटल करना है, वो 1 लाख का है। मतलब राहिल से जो 1 लाख लेना था उसमें 60,000 मिल गए बैड डेट। कल आप उसको ये नहीं मांग सकते वापस क्योंकि बैड डेट खत्म, उसके पास नहीं है कुछ। अब आपको देखना है होगा क्या। देखो अब ध्यान से समझो, ये जो कैश है ये बेसिकली रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है। वहां क्या रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश आ रहा है आपके पास तो आप क्या करोगे, आप वहां पे सीधे, कैश आपके लिए सीधे रियल अकाउंट है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपके पास आ रहा है, कम्स इन वाला केस होगा। रूल लगाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट। बैड डेट आपके लिए लॉस है, सीधे आपको लॉस हो गया। लॉस क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो आप कह रहे हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो यहां डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाएगा, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। और राहिल आपके लिए, राहिल इज पर्सनल अकाउंट, राहिल जो है वो पर्सनल अकाउंट है और राहिल ने तो आपको दिया ना, सो ही इज अ गिवर। रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो राहिल इज अ गिवर तो क्रेडिट। तो इस हिसाब से ये एंट्री कंपाउंड एंट्री बनेगी जो मैं आपको बता रहा था। अब क्या होगा, देखो कौन कौन डेबिट हो रहा है, डेबिट इसमें दो अकाउंट हो रहे हैं, एक तो कैश हो रहा है, बैड डेट हो रहा है, और क्रेडिट ये, तो एंट्री इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, और उसके बाद ये सब आपको किसने दिया, तो राहिल, राहिल क्रेडिट हो रहा है, कैश में 60,000, उसके बाद यहाँ 40,000, और उसके बाद राहिल को यहाँ 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग राहिल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड, इंसॉल्वेंट हो गया वो, एंड रिसीव्ड ओनली 60%, हमें खाली 60% मिला। इस तरह से इस प्रकार की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको आपने करना है। ओके, अब हमारे पास है रिकवर्ड फ्रॉम राहिल एन ओल्ड अमाउंट रिटन ऑफ एज बैड डेट 40,000। राहिल जो हमारा पैसा खा गया था उसको इंसॉल्वेंसी हो गई थी, अब मान लो कल उसको फायदा हो गया तो 40,000 हमें रिकवर हो गए, वो पैसा हमें वापस आ गया। कितने थाउजेंड, मतलब जो अर्लियर हमने माना था बैड डेट, यहाँ वर्ड्स पे ध्यान दो, रिकवर्ड फ्रॉम राहिल एंड ओल्ड अमाउंट रिटन ऑफ, हमने उसको क्लोज किया था, हमने मान लिया था वो लॉस है, मतलब हमने उसको उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर दिया था कि उस साल का लॉस है। लेकिन अब बाद में वो आ गया तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट खुलेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एक ही खुलेगा, ये वाला अकाउंट। और आ क्या रहा है, आ कैश रहा है, तो मतलब ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। कैश आ रहा है आपके पास, कैश आपके लिए अभी पता है आपको रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये आ रहा है तो कम्स है, तो आप वहां पे फिर करोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट होगा। और बैड डेट्स रिकवर्ड, देखो जरा ये कौन सा अकाउंट है, ये आपके लिए फायदा है ना, गेन हो रहा है ना आपका, गुड। अगर गेन है तो कौन सा अकाउंट है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्या होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में ये गेन नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो ये यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, फिर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और मान लीजिए यहाँ जो है 40,000 रुपीज जो हमने एज्यूम किया था वही, तो यहां लिखेंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, हमने बैड डेट रिकवर कर ली। अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए यहां और एक एंट्री है कि हमने गुड्स विथड्रॉ किए, गुड्स निकाले, अभी कैश निकाला था हमने, अब हम गुड्स निकाल रहे हैं, और वो किसके लिए निकाल रहे हैं, साहिल ने निकाले पर्सनल यूज के लिए। देखो जब भी पर्सनल यूज आ जाए ना, ये समझना है आपको, ये गुड्स हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन किस यूज के लिए,
ये हो रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। तो अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए है तो सीधे ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा, उन दो अकाउंट्स का नाम नहीं आएगा। साहिल ने निकाले, उससे कुछ नहीं होगा, साहिल का नाम यहाँ आने वाला नहीं है। लेकिन अब सवाल है निकल क्या रहे हैं, ड्राइंग्स हो रही है लेकिन किस में से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, गुड्स। गुड्स के बदले यहाँ एक अकाउंट खुलेगा परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हम जानते हैं हम जब डिफाइन करते हैं यहाँ परचेजेस को तो हम कहते हैं परचेज बेसिकली मीन द परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब वो चीजें होती हैं जिनमें हम डील करते हैं। परचेज का यहाँ पे नहीं मतलब होता है कि एवरीथिंग दैट यू परचेज, अगर आप मशीन खरीदेंगे वो परचेजेस में नहीं आएगा। परचेज का बेसिकली मतलब होता है, परचेज का जो मेन क्रक्स है यहाँ पे वो ये है गुड्स जिनमें आप डील करते हैं। मतलब क्लॉथ मर्चेंट ने क्लॉथ खरीदा तो उसके लिए जो परचेज का मतलब होगा वो होगा जो वो क्लॉथ खरीद रहा है, क्लॉथ में परचेज में उसका क्लॉथ आएगा। तो जब गुड्स है ना, गुड्स का मतलब ही है वो सारी चीजें जिनमें हम डील करते हैं। जैसे दूध वाले के लिए गुड्स उसका दूध बनेगा, मीट वाले के लिए उसका मीट गुड्स बनेगा, कपड़े वाले के लिए कपड़ा गुड्स बनेगा। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो गुड्स हैं, जब भी गुड्स गुड्स असल में किस में कवर होते हैं, परचेज। गुड्स के बदले परचेज अकाउंट खोला जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो गुड्स हमारे लिए है वहां एंट्री क्या बनी फिर? ओके, ड्राइंग्स। अब जो ड्राइंग्स हमारे लिए है, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? क्योंकि ऑनर करता है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ऑनर यहाँ क्या कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है, ही इज द रिसीवर। रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये डेबिट हो रहा है, ट्रिक वही है। अगर आपको पता चल गया एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। लेकिन अब कैसे होगा, चलो उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हमारे पास जो अकाउंट है वो हमारा है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हम इसको दोनों कंसिडर करते हैं। परचेज को, इसको हम मान सकते हैं क्योंकि जब परचेजेस की जाती है तो ये एक्सपेंस होता है। और लेकिन अगर परचेज को देखा जाए उसमें होते गुड्स हैं, वो प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आप इसको रियल अकाउंट कंसिडर कर सकते हैं। रियल अकाउंट, अगर ये रियल अकाउंट है सो इट्स अ प्रॉपर्टी अकाउंट। अगर ये प्रॉपर्टी अकाउंट है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप ध्यान से देखो कि आपके पास बेसिकली गुड्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं ना, ओनर को जा रहे हैं। गोज आउट, एंट्री फिर डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जरा एंट्री देखो क्या होगी फिर? एंट्री वुड बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, हमारा ड्राइंग डेबिट होगा टू, और यहां से परचेजेस अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं। यानी कि हमने गुड्स निकाले और कहां से निकले? वो परचेज अकाउंट से। अंडरस्टैंड? बीइंग गुड्स withdrawn for पर्सनल यूज। अंडरस्टैंड? जो भी वैल्यू होगा वो लिख देंगे। एंट्री देख रहे हैं हम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी रुपीज 5000, 5000 की गुड्स हमने चैरिटी दान कर दी। अब इसमें सबसे पहले जो गुड्स, हम गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स के बदले मैंने आपको अभी कहा परचेज अकाउंट देखेंगे आप, क्योंकि उसी में गुड्स होते हैं। अच्छा, तो परचेज अकाउंट आपके लिए कौन सा अकाउंट है? वो प्रॉपर्टी होती है, वो रियल अकाउंट है। गुड। अगर वो रियल अकाउंट है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जा रहे हैं, गोज आउट वाला किस्सा है, तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चले गए। अच्छा, यहाँ चैरिटी है। चैरिटी आपके लिए क्या है? चैरिटी आपके लिए खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंस है आपके लिए। अगर आपके लिए एक्सपेंस है तो मुझे बताइए, जो चैरिटी आपको मिल रहा है, जो चैरिटी आपने दी वहां पे, तो वो क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है आपके लिए, तो अगर वो आपके लिए एक्सपेंस है तो क्या करोगे? नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट होगा, एंट्री होगी फिर चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और यहां 5000 रुपए। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। हम कुछ यहाँ कॉमन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, ठीक है? तो मैं किसी का नाम यहाँ इस्तेमाल करके इसमें लेता हूं। जैसे हम लिखेंगे कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, शाहिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। शाहिद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, रुपीज 1 लाख। ये एक ट्रांजेक्शन है, इसका हमने जर्नल करना है।
कि शाहिद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और वो 1 लाख रुपए है। अब देखो समझना है, शाहिद इज द ओनर, स्टार्ट कर रहा है कैश से, मतलब शाहिद दे रहा है, शाहिद्स मनी है, तो मतलब वो ऑनर्स मनी है। ऑनर्स मनी को जब बिजनेस में डालते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो मतलब एक अकाउंट आपको दिख गया, वो कैपिटल है। और वो किस फॉर्म में बिजनेस में जा रही है? कैश। मतलब अगर वो शाहिद के हाथ में है तो कैपिटल है, बिजनेस के यहाँ तो उनको कैपिटल नहीं, उनके लिए कैश बनेगा। तो इसलिए 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके लिए इन्वॉल्व हो रहा है कैपिटल अकाउंट और हो रहा है कैश अकाउंट। पहले देखेंगे बिजनेस में आ क्या रहा है। कैश आ रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट, ये प्रॉपर्टी है, इट कम्स इन, ये बिजनेस में आ रहा है। रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो दैट इज डेबिट। तो हम यहां से इसको डेबिट करेंगे। अब मैंने वही कहा लॉजिक, अगर ये डेबिट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल जो है इट्स अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये ऑनर को बिलोंग करता है, इसलिए जो कैपिटल हमारे लिए बनेगा, कैपिटल इज बेसिकली इट्स अ पर्सनल अकाउंट। अब होगा क्या वहां पे शायद क्या कर रहा है, वो दे रहा है ना बिजनेस को पैसा, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस हाउस अलग अलग है, 2 सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाया था। तो अब जो वहां शाहिद मियां दे रहे हैं पैसा, वो दे रहे हैं बिजनेस को, तो वहां जा रहा है किसी गिवर, ये गिवर है। अगर ये गिवर है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का, सो इट्स क्रेडिट। तो एंट्री होगी फिर इस तरह से, देखिए जरा, डेबिट क्या हो रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ शाहिद का नाम नहीं आएगा बल्कि कैपिटल अकाउंट आएगा, और यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश, या इस तरह से लिख दीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और जो अमाउंट होगा वो लिख सकते हैं, दैट इज सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख लिया था। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर ऐसा ऐड कर दिया जाए, शाहिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स, या उसके पास लैंड भी है, एंड लैंड रुपीज 25 लाख, उसने 25 लाख की जमीन भी बिजनेस को देगी, ये 2 चीजें दी। अब देखो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल ओनली डजंट मीन द कैश, कैपिटल मींस एनीथिंग दैट इज बीइंग गिवन बाय द बिजनेसमैन टू हिज बिजनेस, इट्स बिजनेसमैन्स इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए वो भी फिर अगर इस लिहाज से देखा जाए ना, यहाँ पे लैंड जो है, लैंड वो भी हमारे लिए एक्चुअली जो है वही कैपिटल में ही आ जाएगा, 25 लाख रुपीज। तो इसलिए अगर इस केस में देखा जाए ना, इसमें एक तो लैंड होगा, अब हमें लैंड का देखना है, उसकी एंट्री तो कर चुके हैं ना, लैंड, लैंड कौन सा अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है, गुड, तो वो भी आ रहा है, तो कम्स इन वाला केस हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अभी यहाँ डेबिट करेंगे, तो इसलिए एंट्री होगी जैसी हुई थी अभी, कैश अकाउंट डेबिट, ये कंपाउंड एंट्री होगी। लैंड भी यहाँ से आ रहा है, लैंड अकाउंट डेबिटेड, ये भी, और ये दोनों जो है क्योंकि ओनर ने दिए हैं तो ये कैपिटल में आ जाएंगे, क्रेडिट में, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ 1 लाख, यहाँ 25 लाख रुपीज, और 25 और 1 हो गए 26, और यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड लैंड। इसी तरह से अगर कोई और चीज भी होगी वो भी आप कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिगिनिंग और एट सम अदर टाइम इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। अच्छा, और एक चीज है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, हमने गुड्स खरीदे और वो कैश में खरीदे, क्योंकि अब बिजनेस भी कर रहे हैं ना, कैश तो आ गया। अच्छा, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स को क्या कहा जाता है, परचेज अकाउंट। हाँ, मैंने अभी कहा आपको इसको दोनों ट्रीट कर सकते हैं, रियल अकाउंट भी और पर्सनल अकाउंट भी, ये नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट इसलिए क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, हम खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी है, और खर्चा भी हो रहा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। अगर आप रियल ले लेते हैं, रियल अकाउंट, सो दिस रियल अकाउंट इज बेसिकली प्रॉपर्टी अकाउंट है हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास आ रहे हैं गुड्स, ठीक। अगर परचेज को देखा जाए इसी तरह से,
नॉमिनल भी ले सकते हैं, आपने परचेजेस की तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तब डेबिट होगा। अगर रियल अकाउंट है, आर है, तो कम्स इन वाला केस होता है, गुड्स आर है, तो रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तब भी डेबिट होगा। अगर ये डेबिट है तो आपके पास फिर कैश है, कैश आपके लिए जो है वो फिर क्रेडिट होगा, वो फिर क्रेडिट होगा, क्योंकि वो सीधे जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आ रहे हैं और वो जा रहा है। और कैश भी कौन सा अकाउंट है, इट्स अगेन रियल अकाउंट। अगर वो रियल अकाउंट है तो उसका मतलब है वो गोज आउट वाला केस हो गया, गोज आउट वाला केस हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल क्या है, अब इस तरह से होगा एंट्री हमारी, इस तरह से होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यहाँ पे 20,000 के गुड्स। तो ये बहुत कॉमन सी एंट्रीज है, मेरा इसीलिए ऑब्जेक्टिव था कि मैं पहले स्पेसिफिक एंट्रीज ही थोड़ी पढ़ा दूं, ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं आराम से। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स आदिल से खरीदे, किस पे खरीदे, क्रेडिट पे, गुड, उधार पे खरीदे, फॉर रुपीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर रुपीज 30,000 हमने गुड्स खरीदे आदिल से, और वो खरीदे उधार पे, तो कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दो ही चीजें फिर इन्वॉल्व है, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और अगर उधार पे लिए हैं तो आदिल का नाम आएगा, क्योंकि आदिल हमारा क्रेडिटर बनेगा, फिर हमारा कर्जदार बनेगा। क्रेडिटर कौन होता है, टू whom वी ओ मनी, जिसको हमने पैसे देने हैं, ठीक है। तो गुड्स आ रहे हैं और दे रहा आदिल। इसमें आपको एक बात यहाँ और इंपॉर्टेंट बता दूं, कभी कभार खाली इतना लिखा होता है परचेज गुड्स बस, अगर परचेज गुड्स का मतलब मतलब ये कैश में हुआ है, मतलब वहां से गुड्स आए हैं, यहां से कैश गया है, ठीक। अगर कभी ऐसे लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल ऑन क्रेडिट, तो तब उधार पे, अंडरस्टैंड। तो अब देखो, अब आगे ओके, अच्छा अगर इतना ही लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल, किस पे लिखा है, मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल इतना ही लिखा है, ना कैश पे ना क्रेडिट पे, तो क्या करोगे, सोचना इस। अब जो गुड्स हैं, देखो अब हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स हमारे लिए जो है वो परचेज अकाउंट है, बेसिकली परचेज अकाउंट। अब जो परचेज अकाउंट हमारे लिए है, तो वो गुड्स, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए रियल अकाउंट है, और क्योंकि वो आ रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें नॉमिनली करना, देखिए मैंने अभी कहा दोनों में हमारे पास चॉइस है। नॉमिनल, तो जब आप रियल अकाउंट करेंगे तो इस पे ध्यान देना, नॉमिनल तो इस पे ध्यान देना, लेकिन लिखना बराबर यही है हमेशा। नॉमिनल में अगर आप देखोगे, नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि हमारे पास परचेज है, परचेज एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो तब ये डेबिट होगा, और वो क्रेडिट, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आदिल अकाउंट, यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आदिल, 30,000 रुपये, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹11,000, हमने 11,000 के गुड्स बेचे कैश में। दो अकाउंट सीधे इन्वॉल्व हैं, एक तो गुड्स वो बेच रहे हैं और दूसरा कैश। अब देखो समझना है, जब मैं चीजें बेचूंगा तो कैश आएगा, मतलब ये रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, इसमें कम्स इन वाला केस होगा, आ रहा है, तो रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट। अगर आपको ये पता चल गया ऑटोमेटिकली फिर क्रेडिट, लेकिन अब देखना है कैसे,
यहाँ गुड जो है वो परचेज नहीं सेल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ सेल्स अकाउंट खुलेगा। ये बात जहन में रख लेना। सेल्स किसको कहते हैं? सेल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बेचना या उन चीजों को बेचना जिनमें आप डील करते हैं। खाली उन चीजों को बेचना जिनमें आप डील करते हैं, उन्हीं को सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी डील करता है क्लॉथ्स में, अगर वो क्लॉथ बेचेगा तो वो सेल में आएगा, लेकिन अगर वो रॉड बेचेगा जिससे वो मेजर करता है कपड़े, वो सेल में नहीं आएगा। फिक्स एसेट्स नहीं आते, इसमें करंट एसेट्स आते हैं। तो गुड्स जो है वहां पे बना सेल्स अकाउंट। अब देखना है, जब आपने गुड्स बेच दिए, जब आपने बेचा तो वहां से क्या होगा? फायदा होगा आपके लिए। तो अब अगर आप चाहें तो आप उसको नॉमिनल अकाउंट ले सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट तो सेल होने के बाद आपको फायदा होता है ना, हाँ कि ना? प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, इनकम आ रही है ना आपकी। गुड। तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट होगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट, 11,000 being goods sold for कैश। बहुत सिंपल, हमने चीजें बेची कैश में, तो 11,000 रुपए आपके पास आ गए। अच्छा, अब यहाँ और एक चीज है, गुड्स सोल्ड टू आसिफ ऑन क्रेडिट। हम चीजें बेच सकते हैं ना, कैश में भी बेच सकते हैं, उधार में भी। अगर उधार तो कैश तो आने वाला नहीं है, एक तो इसमें गुड्स इन्वॉल्व है और दूसरा इसमें आसिफ इन्वॉल्व है। आसिफ इज अगेन, ये एक पर्सनल अकाउंट है। आसिफ को हम गुड्स बेच रहे हैं, तो वो रिसीवर है गुड्स का। रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट तो फिर ये क्रेडिट, लेकिन फिर भी देखते हैं, गुड्स को जब सेल की जाए तो सेल्स अकाउंट में आएगा। सेल्स अकाउंट को आप लेंगे नॉमिनल अकाउंट, बेच के आपको फायदा होता है, अगर जब भी पैसा नहीं मिलेगा लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, तो इसलिए आपके लिए क्या बोलते हैं, वो प्रॉफिट हो गया, आपको फायदा हो गया। तो वो होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ये होगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी आसिफ्स अकाउंट डेबिटेड, आसिफ्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, and the amount is 20,000 rupees, being goods sold to Asif on credit। ओके, इसमें डिफरेंस समझनी है। देखो, तीन बातें इसमें हो सकती है। या तो हो सकता है गुड सोल्ड, अगर खाली गुड सोल्ड लिखा है तो मतलब कैश में बेचा है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट तो क्रेडिट में है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर लिखा होगा गुड सोल्ड टू आमिर ₹30,000, अब लिखा नहीं है किस में है, तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है, कैश है क्रेडिट? बताना मुझको जरूर क्या है। मैं नहीं लिख रहा हूँ गुड्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परचेज्ड एसेट फॉर कैश। एसेट का मतलब होगा, मैंने कहा जिन चीजों में बिजनेस हाउस डील करता है, अगर उनको खरीदा जाए तो वो परचेज में आता है, उनको बेचा जाए तो वो आता है आपके सेल्स में। लेकिन अगर एसेट की बात होती है ना, वो ना तो परचेज में आएगा ना सेल्स में आएगी, फिक्स एसेट्स की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर है, उसने दुकान खरीदी, दुकान को हम परचेज में नहीं दिखा सकते, उसका अलग अकाउंट बनता है। इसी तरह जब भी कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा जाता है तो वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होता, वो अलग दिखाई देता है। परचेज एसेट फॉर कैश, हमने एसेट खरीदा। फॉर एग्जांपल, मैं एसेट की जगह फर्नीचर लेता हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा। अगर आप फर्नीचर में डील नहीं करते हैं, मतलब अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है, आप फर्नीचर बेच रहे हैं, तब तो गुड्स में आएगा। लेकिन अगर आप फर्नीचर में डील नहीं करते हैं तो तब ये नहीं आ सकता, ये अलग से दिखाया जाएगा, ये एसेट में होगा। तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट अलग से खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्नीचर लिया यहाँ और यहाँ पे कैश, ये दो अकाउंट्स बनेंगे। फर्नीचर क्योंकि आपके लिए प्रॉपर्टी है, ये रियल अकाउंट बनेगा। ये आ रहा है, कम्स इन, रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट हमारे लिए फिर से ये प्रॉपर्टी है, इट्स अ रियल अकाउंट। ये जा रहा है, ये हमारे यहां से जा रहा है, गोज आउट, इसलिए होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री होनी चाहिए फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहां लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश।
ओके, हमने फर्नीचर खरीदा किसमें, कैश में, जो भी अमाउंट होगा 40,000। इसी तरह हम उसको क्रेडिट में खरीद सकते हैं, उधार में फर्नीचर। अच्छा, इसमें और एक चीज हो सकती है, ऐसे अगर हम लिखें परचेज्ड, यही फर्नीचर ले लेता हूं मैं, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ओके, ₹30,000 फ्रॉम इब्राहिम। मैंने इब्राहिम से लिया फर्नीचर, वो भी उधार पे लिया, अंडरस्टैंड। और अगर कभी नाम नहीं लिखा होगा, कभी खाली इतना लिखा होगा परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो तब हम इब्राहिम का नाम अगर नहीं लिखा है तो उस वक्त आप वेंडर इस्तेमाल करेंगे, VENDOR, मतलब सेलर। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है, एक तो फर्नीचर आ रहा है, और ये कौन दे रहा है आपको, ये इब्राहिम दे रहा है। फर्नीचर हमारे पास जो है वो एसेट है, प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है, फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच पे ही कर रहे हैं। तो अगर वो रियल अकाउंट है तो इसका सीधे सीधे मतलब होता है इट कम्स इन, ये आ रहा है, and the rule will be debit what comes in. So here is debit. Similarly, this Ibrahim is a personal account, and as far as the personal account is there, the rule says if it's a personal account, debit the receiver, credit the giver. So he is a giver. Therefore, we have to credit him. इसको क्रेडिट कर लें। एंट्री क्या होगी, अब कौन आया आपके पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू किसका अकाउंट, इब्राहिम अकाउंट, और अमाउंट जो है दैट इज 30,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम इब्राहिम। ओके, इस तरह से इसका ये भी हो जाएगा। ओके, और एक एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहान। देखो, अब आपको उम्र भर नहीं करना है कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, अब आपको दिमाग तेज लगाना है कि जल्दी से करना है फटाफट। कैश है, रिसीव कर रहे हैं, तो रियल अकाउंट है, कम्स इन वाला केस हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। रोहान पर्सनल अकाउंट है कि नहीं, पर्सनल अकाउंट है, वो दे रहा है, गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहान्स अकाउंट 50,000 being cash received from रोहान। ओके, अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है जिसका नाम है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ₹13,000। हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। आपको समझना है, यहाँ हो रहा है कैश 13,000 रुपये, और किस यूज के लिए हो रहा है, पर्सनल यूज, तो इसलिए बनेगा ड्रॉइंग्स। ये समझना है, क्योंकि कैश नहीं कर रहा है ना, कैश रियल अकाउंट है, ये नहीं कर रहा है, इट्स अ रियल अकाउंट, प्रॉपर्टी, तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, निकल रहा है बिजनेस, इट गोज आउट, क्रेडिट वोट गोज आउट। ड्रॉइंग्स पर्सनल होती है, पर्सनल अकाउंट है, आप रिसीव कर रहे हो ना, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या होगी भाई, करो ड्रॉइंग्स को, एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहाँ 13,000 being cash withdrawn for
पर्सनल यूज, दैट्स इट। अब देखिए, मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों को बताई, चाहे वो जर्नल के रिलेटेड थी, असल में मैंने पहले स्पेसिफिक दिखाई, फिर मैंने थोड़ी सी कॉमन दिखाई। अभी इसमें और भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें और करनी है आपको, लेकिन पहले क्या करना है, देखो आप पहले इसको समझो पूरा, देखो पूरा ये लेक्चर पूरी अच्छी तरह से, फिर एनालाइज करो ट्रेडिशनल अप्रोच में। उसके बाद आपको देखना है अपनी बुक में, आपकी जो बुक्स हैं उस पर इलस्ट्रेशंस दी होती हैं, पहले आप इलस्ट्रेशंस को करना स्टार्ट करें एक एक करके। आप देखिए अकाउंट्स फाइंड करें, कितने प्रकार के अकाउंट्स हैं, फिर उन अकाउंट्स को इन्वॉल्व करें, रूल लगाएं, तीनों रूल्स देखें, डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं फिर कुछ क्वेश्चंस पे आगे मॉडर्न अप्रोच भी दिखाऊंगा। जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। नाउ इट इज योर टर्न दैट यू हैव टू गो फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस, नंबर वन। एंड द सेकंड, यू मस्ट मेक इट श्योर कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और आप मुझे वहां कमेंट्स में बताएं कि कैसा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। समझ आ रहा है तो तब भी लिखे कि हाँ समझ में आ रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है तो मुझे बताइए, अगर कहीं दिक्कत है, कोई कुछ है तो आई विल अंडरस्टैंड। एंड फर्दरमोर, आपको जर्नल आया तो सब आया, जर्नल नहीं आया कुछ नहीं आया, इसलिए इस पे बहुत मेहनत करनी है। मैं इस पे अभी और भी कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसको ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई एंट्री नहीं आ रही है, मुझे बताना है, और अभी हम कुछ और सेशन इस पे करेंगे।